एक तरफ माओवादी है, एक तरफ सरकार है। माओवादी लोगों को मुखबिर बोल के मार रहे हैं, सरकार माओवादी बोलकर मार रही है। तो उन्होंने कहा दादा अब हम लोग इस आंदोलन से निकलना चाहते हैं, तो निकलिए ना। ये लोग अच्छे लोग हैं, दादा लोग है ना, पर पुलिस से तो अच्छे लोग हैं, पर इससे हमारे समाज की कोई बेहतरी नहीं होगी। अब अन्याय तो हुआ है, बहुत सारा अन्याय हुआ है। बंगालियों को बंगाल दिया, गुजरातियों को गुजरात दिया, गोंड लोगों को गोंडवाना नहीं दिया। उन्होंने 49 लोगों को भेजा और वो 7 अलग अलग जगहों से घुसे और उनको स्पष्ट निर्देश था कि यहाँ के आदिवासियों में राजनैतिक चेतना नहीं है, इसलिए क्रांति यहाँ पर नहीं होगी। हमको इस इलाके को एक छुपने की जगह की तरह विकसित करना है। वो है आज का छत्तीसगढ़। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलाने वाले हैं शुभ्रांशु चौधरी जी से। और ये कई सालों से छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। अभी चैकले मांदी नाम से एक मूवमेंट चला रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। चैकले मांदी है क्या सर? ये गोंडी शब्द है। और इसका अर्थ होता है सुख शांति के लिए बैठक। तो मांदी मतलब परिवार के लोग, एक्सटेंडेड फैमिली के लोग बैठ के अपने सुख दुख के बारे में बातचीत करते हैं। तो यहाँ जैसे आपको पता है कि 40 सालों से ज़्यादा से यहाँ एक हिंसक आंदोलन प्रयोग चल रहा है। और हम लोग मजाक में ये कहते हैं कि इस अशांति के बारे में पूरी शांति है यहाँ पे। तो कोई बातचीत नहीं कर रहा है। तो उस चुप्पी को तोड़ने के लिए आपने कहा आंदोलन तो नहीं है, पर हम जगह जगह जाकर ये चैकले मांदी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? किस लिए? मुख्य उद्देश्य शांति है कि यहाँ पर जो हिंसा चल रही है दोनों तरफ से, मतलब एक तरफ माओवादी है, एक तरफ सरकार है। माओवादी लोगों को मुखबिर बोल के मार रहे हैं, सरकार माओवादी बोलकर मार रही है। अभी 2 दिन पहले ही माओवादियों ने 11 लोगों को मार दिया। ये चला आ रहा है और ये हम लोगों को बिल्कुल अहेतुक लगता है। इसका कोई परिणाम बेहतर तो नहीं होने वाला है। तो इसका क्या समाधान है? क्या लोग आपस में बातचीत करके इसका कोई समाधान निकाल सकते हैं? यही चैकले मांदी प्रयास है। तो इसके लिए किस तरह से प्रयास कर रहे हैं आप लोग? तो हम लोग जगह जगह जा रहे हैं। जैसे आज अभी हम कोयलीबेड़ा में 11 बजे हमने जितने लोगों को हम जानते हैं उनको बताया है और उनको बोला है कि और लोगों को बताएं। 2 दिन पहले हम लोग पखानजूर में थे, वहाँ लगभग 30-40 लोग इकट्ठा हुए और 2-3 घंटे हम बैठे। और जैसे मैं पत्रकार हूँ तो मैं अपनी बात बता सकता हूँ। वो जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, वो अपनी बात बता सकते हैं। तो इस बातचीत से अगर कुछ निकले, जैसे हम लोग जब मानपुर में थे इसके पहले, तो हम एक यात्रा में निकले हैं। तो शुरुआत हमने मानपुर ज़िले से की, फिर अभी कांकेर ज़िले में है। तो मानपुर में बहुत सारी पीड़ित महिलाएं आई और हमने उनसे बात की कि आप और पीड़ित महिलाओं के बारे में जानते हैं क्या आपके इलाके में ही? वो लोग सब नक्सल पीड़ित थे, उनके पतियों को नक्सल लोगों ने मारा था। तो पुलिस ने भी तो बहुत सारे लोगों को मारा है। तो बोले नहीं, हम उनके बारे में मतलब मालूम तो है कि वो हैं इधर, पर उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो मैंने उनको कोलंबिया के प्रयोग के बारे में बताया कि जहाँ पर दोनों तरह के विक्टिम, माओइस्ट विक्टिम और स्टेट विक्टिम साथ आए और उन्होंने दोनों पक्षों पर दबाव डाला कि बातचीत होनी चाहिए। तो इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। वो अपनी बात कहते हैं, हम अपनी बात कहते हैं। तो उन बहनों ने कहा कि अगली बार जब आप मानपुर आएंगे तो हम सभी की सम्मिलित बैठक करेंगे कि माओइस्ट विक्टिम, स्टेट विक्टिम, हम दोनों साथ मिलके बैठेंगे। तो अगर शुरुआती दिनों की अगर बात करें सर, तो ये नक्सली
हुए कैसे, मतलब छत्तीसगढ़ में किस उद्देश्य से आए, इसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिए सर। तो छत्तीसगढ़ जो है, उस समय तो छत्तीसगढ़ नहीं था, 1980 की बात है। देखिए, माओवादी आंदोलन इस देश में मैं कहता हूँ बहुत पुराना है। अब 1925 में आरएसएस भी बना, कम्युनिस्ट पार्टी भी बनी और कांग्रेस भी लगभग उसी समय एक राजनीतिक पार्टी बनती है। उनका इतिहास तो पुराना है, पर वो स्वतंत्रता की मांग 29 में करते हैं। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म इसका नाम है, जिसको आज हम माओवादी या नक्सलवादी कहते हैं। वो तो आज़ादी के पहले से शुरू हो गया था कि हिंसक तरीके से राजनीतिक सत्ता हासिल करना। तो तेलंगाना आंदोलन है, तेभागा आंदोलन है, कई तरह के आंदोलन हुए। पर जिसको माओवादी, आज के माओवादी कहते हैं, कि उनकी शुरुआत 1967 में बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में हुई, इसीलिए इसको नक्सलवाद भी कहते हैं। और वो 5-10 साल में ख़त्म हो गया। शुरू हुआ और उनके लीडर्स को जेल में डाला गया, जेल में वो मारे गए या मार दिए गए। तो 1977 में ये लोग बैठे नागपुर में कि भाई हमने इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया और ये 10 साल में हम कहीं नहीं हैं, क्या गड़बड़ हुई। तो उस बैठक का जो परिणाम था वो आज हम जो देख रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो उस बैठक में एक डॉक्यूमेंट निकला, उसका नाम था रियर एरिया डॉक्यूमेंट। तो माओ एक सैद्धांतिक व्यक्ति हैं। उन्होंने, जैसे माओवाद और मार्क्सवाद में अंतर यह है कि मार्क्स ने कहा दुनिया के मजदूर एक हों, वो क्रांति करेंगे। माओ ने कहा एशिया में किसान करेंगे और वो गांव-गांव से निकलेंगे और शहर को घेर लेंगे। तो माओ ने ये कहा है कि जब आप युद्ध में जाते हैं तो या तो आप जीतेंगे या तो आप हारेंगे। तो अगर आप जीत रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, पर अगर आप हार रहे हैं तो अपने सारे कैडर को एक्सपोज मत कीजिए। एक रियर एरिया मतलब एक छुपने की जगह बनाकर रखिए, वहाँ उनको ले जाइए और जब स्थिति सुधरे तब उनको वापस लाइए। तो 77 में उन लोगों ने ये तय किया कि हमने लड़ाई तो शुरू कर दी लेकिन कोई छुपने की जगह नहीं बनाई। तो एक छुपने की जगह बनाने की ज़रूरत है, वो है आज का छत्तीसगढ़, जिसको उन्होंने दंडकारण्य कहा था और दंडकारण्य कहते ही हैं इस पूरे इलाके को। तो छत्तीसगढ़ में या दंडकारण्य में माओवादी क्रांति करने नहीं आए थे। माओवादी यहाँ छुपने के लिए आए थे कि तेलंगाना में हालत बिगड़ी तो यहाँ आए, या बंगाल में, बिहार में हालत बिगड़ी। तो ये यहाँ का इतिहास थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर बाद में वो यहीं पर क्रांति करने लगे, उसकी चर्चा हम लोग कर सकते हैं जी। पर मूलतः वो यहाँ पर छुपने के लिए आए थे जी। तो पहले का जो उद्देश्य है और अभी का उद्देश्य बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। तो जैसे 1980 में जब वो आए थे तो 50 लोग उन्होंने तैयार किए। 77 में तैयारी शुरू की। आंध्र प्रदेश का जो ग्रुप था जिसको पीपुल्स वॉर कहते थे, कोंडापल्ली सीतारमैया उसके प्रमुख थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने ही खोजा था ये दंडकारण्य को। उनकी बेटी यहाँ राजनांदगांव में काम करती थी, वो यहाँ घूमने आए थे और उन्होंने इसको तय किया कि इस इलाके को हम हमारे रियर एरिया की तरह डेवलप करेंगे। तो उन्होंने 49 लोगों को भेजा और वो 7 अलग अलग जगहों से घुसे और उनको स्पष्ट निर्देश था कि यहाँ के आदिवासियों में राजनीतिक चेतना नहीं है, इसलिए क्रांति यहाँ पर नहीं होगी। हमको इस इलाके को एक छुपने की जगह की तरह विकसित करना है ना। तो 1980 में वो आए और 1990 तक है ना एक भी आदिवासी उनके साथ नहीं जुड़ा, क्योंकि वो शायद राजनीति की चर्चा भी नहीं कर रहे थे, है ना। पर उनको जो निर्देश था कि जो स्थानीय लोग हैं, जैसे उनको कोई बुलाया तो नहीं, मैं आपके घर गया ज़बरदस्ती ना, तो उनका ख्याल रखना है, उनके सुख दुख का ख्याल रखना है। तो उन्होंने 10 सालों में 80 से 90 के बीच में बहुत सारे काम किए आदिवासियों के हित के लिए। जैसे पहला मुद्दा उन्होंने उठाया कि यहाँ के आदिवासी तेंदुपत्ता से ही आर्थिक आमदनी उनको होती है, बाकी जंगल से बहुत कुछ मिलता है, पर कैश तेंदुपत्ता का रेट उन्होंने सबसे पहले बढ़ाया। 80 में आया, 81 में आंदोलन किया और चारों तरफ खबर फैल गई कि ये जो बंदूक लेकर आए हैं
ये कोई लुटेरे नहीं हैं, ये हमारी मदद करने आए हैं। तो इस तरह से 10 साल ये चला। उन्होंने फॉरेस्ट वालों को जो परेशान करते थे देखा उन्होंने, ये वैज्ञानिक लोग हैं, है ना, तो ये इन्होंने स्टडी की कि जिनके घर हम आए हैं वो हमारे विरोधी ना हो जाए। तो तेंदुपत्ता की लड़ाई लड़ी, लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी, सिर्फ जो ठेकेदार आए उनको बोला, उसमें 5 पैसे का रेट था, 1 पैसा बढ़ा दीजिए, वो मान गए। वो सारे के सारे आंध्र से ही आते थे। तो दूसरा, फॉरेस्ट गार्ड परेशान करते हैं, जंगल से ही सब कुछ मिलता है आदिवासी को, वो चाहे घर बनाने की चीज़ हो, भोजन हो, वो फॉरेस्ट गार्ड उस पर परेशान करते थे। उनको पिटाई भी नहीं करनी पड़ी, फॉरेस्ट गार्ड धीरे धीरे वापस चले गए। तो जंगल का अधिकार उन्होंने आदिवासी को दिया। उसी तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था महिलाओं का, बहुत सारे सरकारी अधिकारी करते थे, वो रोका उन्होंने। उसके बाद व्यापारी सही रेट नहीं देते थे। तो 4 कम से कम बड़े बड़े काम इन 10 सालों में माओवादियों ने किया। और 90 के बाद यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई, पहली बार, मध्य प्रदेश था, और कांग्रेस की सरकार बहुत कुछ नहीं कर रही थी। उन्होंने एक जन जागरण अभियान शुरू किया, और वो जन जागरण अभियान जो है वो माओवाद के स्टार्ट का कारण है। यहाँ पे वो पुलिसिया अभियान था, और उसका नेतृत्व उन्होंने सीपीआई को करने को दिया, क्योंकि बीजेपी को ये समझ थी कि हमारा वहाँ पे आधार नहीं है। तो सीपीआई, कांग्रेस, बीजेपी, दरअसल पुलिसिया अभियान, और उन्होंने उनकी पिटाई करनी शुरू की जो कि माओवादियों को चाय पिलाया था, माओवादियों को रास्ता दिखाया था। तो हालत ये हो गई कि जो भी माओवादियों से, उस समय उनको माओवादी नहीं कहते थे, मदद किया, वो घर नहीं रह सकता है। पर इन 10 सालों में जो इन लोगों ने काम किया था, तो देखिए आदिवासी हमेशा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से काम करता है, एक व्यक्ति वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने 90 में ये कहा कि देखिए ये लोग अच्छे लोग हैं, और आप घर नहीं जा पा रहे हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो लोग धीरे धीरे जुड़ना शुरू किए। और 90 वही दशक है जब माओवादी आए तो थे छुपने के लिए कि वापस जाएंगे, पर तेलंगाना में हालत कभी सुधरी ही नहीं। तो कोंडापल्ली सीतारमैया के खिलाफ रिवोल्ट हुआ, उनको उन्होंने पागल साबित कर दिया, और कहा कि ये बेकार की बात है कि यहाँ रिवोल्यूशन नहीं हो सकता है। और उन्होंने रिवोल्यूशन की तैयारी की कि यहाँ पर बहुत सारे फॉल्ट लाइन हैं। जैसे उन्होंने महिलाओं पर काम करना शुरू किया। यहाँ पर कोई ज़मीन की लड़ाई तो नहीं थी, जैसे बंगाल में ये ज़मीन की लड़ाई थी, तेलंगाना में ज़मीन की लड़ाई थी ना, कि भूमिहीन है और लैंडलॉर्ड हैं। यहाँ पर तो जंगल है, तो आपको 5 एकड़ ज़मीन चाहिए, थोड़ा जंगल आप और काट लीजिए। तो यहाँ पर उन्होंने अलग मुद्दे खोजे और रिवॉल्यूशन को इन्वेंट करना शुरू किया। ये दोनों 90 के दशक में शुरू होता है, जब आदिवासी जुड़ना शुरू होते हैं, पुश के कारण, पुल नहीं। और माओवादी भी यहाँ रिवॉल्यूशन के लिए ज़मीन बनाना शुरू करते हैं। आदिवासी भाई हैं, ये सब जुड़े, पुलिस भी जो है अब धीरे धीरे इन लोगों के प्रति जो है एक अलग भावना, कुछ लोग उग्र भी हो रहे थे उस समय। तो ये पुलिस लोगों का क्या प्रतिक्रिया था उस समय? तो सरकार का रवैया हमेशा, जो मैंने कहा कि इस अशांति के बारे में पूरी शांति है, जैसे 2 दिन पहले घटना हुई है, हाँ। तो थोड़ी चर्चा होगी, उसके बाद टाइम टाइम फिस ना, तो बहुत सोच इसमें नहीं गई है। जबकि प्रयास नहीं हुए हैं ऐसा नहीं है। जैसे इंदिरा गांधी की हम बात कहें तो 80 में माओवादी यहाँ पर आए, और उन्होंने 82 में, उस समय जो मुख्यमंत्री थे उस दौर में, उनको बुलाया और उनको ये समझाया गया कि बंगाल का माओवाद या नक्सलवाद, तेलंगाना का नक्सलवाद, और छत्तीसगढ़ तो नहीं था उस समय, मध्य प्रदेश था, ये अलग है। तो उनको ये समझाया गया कि देखिए, जो कम्युनिस्ट भी कहते हैं कि जैसे प्रेमचंद ने कहा है कि साहित्य जो है वो पॉलिटिक्स का टॉर्च बेरर, मतलब मशाल होता है। जैसा साहित्य होता है वैसी ही पॉलिटिक्स उस जगह की बनती है। जैसे आप बंगाल में देखें, तेलंगाना में देखें, नेपाल में देखें, बिहार में देखें, तो एक परंपरा रही है कि
किताबें लिखी गई, कहानियाँ लिखी गई, नाटक हुआ, लोगों ने चर्चा की, उसके बाद कम्युनिस्ट आंदोलन होता है। छत्तीसगढ़ में वो सब कुछ भी नहीं हुआ था, या मध्य प्रदेश के इन इलाकों में, आदिवासी इलाकों में कुछ भी नहीं हुआ था, तो यहाँ कम्युनिस्ट आंदोलन कैसे शुरू हो जाएगा? तो इंदिरा गांधी को ये समझाया गया और उनको समझ में आया कि ये लोग यहाँ पर छुपने के लिए आए हैं और हमको आदिवासी इससे न जुड़े, ये प्रयास करना है। तो मिसेस गांधी ने एक बस्तर डेवलपमेंट प्लान बनाया था, जिसमें दो मुख्य बातें थी। पहला कि यहाँ के आदिवासियों को जंगल और खेती, इस क्रम में पहले जंगल और खेती, इस पर हमको काम करने की ज़रूरत है वो। और दूसरा, माइनिंग को थोड़ा और इंडस्ट्री को थोड़ा पीछे अभी रखने की ज़रूरत है। पर अनफॉर्चुनेटली बस्तर डेवलपमेंट प्लान दिसंबर 1984 में तैयार हो पाया और मिसेस गांधी की तब तक हत्या हो चुकी थी। तो प्रयास हुए हैं, लेकिन बहुत गंभीरता से नहीं। बस्तर डेवलपमेंट प्लान अगर लागू हो गया होता तो जो उन्होंने सोचा था कि आदिवासी नहीं जुड़ते, आदिवासी को वो 4 महीने खेत में काम करता है, क्या उसको हम 8 महीने कर सकते हैं? जंगल से जो उसको मिलता है, जो बाद में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वगैरह की तरह और काम हुए, पर वो अगर व्यवस्थित होता तो माओवादी के साथ जो आदिवासी जुड़े हैं उसमें पुश फैक्टर बहुत ज़्यादा है। एक होता है पुल कि आप प्रभावित होके, ऐसे भी लोग जुड़े हैं, पर ज़्यादातर लोग जो हैं सरकारी दमन के कारण, जैसे सलवा जुड़ू में एक प्रयोग था, जैसे जन जागरण पहला प्रयोग था, वो जन जागरण का 2 ना, जब फिर से बीजेपी सरकार में आई 1997 में, यहाँ नहीं केंद्र में, तब उन्होंने प्लान किया कि अब वो एक क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि बीजेपी ने हमेशा ये किया है कि बेस्ट फुट फॉरवर्ड। पहली बार उन्होंने सीपीआई को लीडरशिप दी और सीपीआई का पतन यहाँ पर उसके बाद से ही शुरू होता है। दूसरी बार उन्होंने महेंद्र कर्मा को चुना, जो एक कांग्रेसी थे उस समय तक, जबकि ये सोच आरएसएस की थी, बीजेपी की थी। उनको 7-8 साल लगे, सलवा जुडूम नाम महेंद्र कर्मा ने दिया शुरू करने में, पर बातचीत 97 से शुरू हुई। तो वो एक स्पार्क देख रहे थे ना कि आपको कुछ शुरू करना, आप हवा दे सकते हैं ना आप, तो वो उनको 2005 में मिला। तो वो एक मिलिट्री प्रयोग था और इस तरह के प्रयोग जिसको स्ट्रैटेजिक हैमलेटिंग कहते हैं कि जो आतंकवादी है वो मछली है और जनता जो है पानी है, तो पानी को हटा दो तो मछली अपने आप पकड़ में आ जाएगी। पर वो प्रयोग भी भारी रूप से असफल रहा। जैसे पहला प्रयोग असफल रहा और उसने माओवाद की शुरुआत की। दूसरा प्रयोग सलवा जुडूम, उसी तरह का नाम जन जागरण का गोंडी नाम था सलवा जुडूम, उसने माओवादी को उभार दिया। जैसे आज के जो दंडकारण्य के सेक्रेटरी हैं, उनका नाम रामचंद्र रेड्डी है, उनसे मेरा बहुत पुराना परिचय पत्रकार की तरह हुआ था। उन्होंने मुझे कहा था कि हम अपने आप को पीपल्स वॉर कहते थे या कहते हैं, अभी तो नहीं कहते हैं क्योंकि अभी तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट हो गए हैं। देयर वर नो पीपल, कोई लोग नहीं थे। सलवा जुडूम के कारण लोग आए, क्योंकि वो इतना बड़ा सरकारी आयोजन था कि फेंस सिटिंग की कोई जगह नहीं थी। मतलब इतना बड़ा दंगा चल रहा है कि या तो आपको इधर जाना है या तो इधर जाना है, और ज़्यादातर लोगों ने यह तय किया कि माओवादी के साथ जाना बेहतर है। तो बहुत उभार हुआ 2005 से 15 और 15 के बाद फिर से चीज़ें यहाँ बदली। सलवा जुडूम शुरू क्यों किया गया था और इसको फिर अचानक से बंद क्यों करना पड़ा? तो सलवा जुडूम माओवाद को ख़त्म करने का एक प्रयोग था। जी। वो एक मिलिट्री प्रयोग था जिसको स्ट्रैटेजिक हैमलेटिंग कहते हैं, जो दुनिया के जगह जगह हुए हैं। जैसे माओवाद बस्तर में कोई अजूबा नहीं है, जगह जगह है, उसी तरह से उसको कैसे हल किया जाए वो भी जगह जगह अलग अलग तरीके से हुए हैं। और स्ट्रैटेजिक हैमलेटिंग कई जगहों में सफल भी हुआ है। तो ये एक मिलिट्री का सिद्धांत है। तो उसका प्रयोग किया गया, वो असफल रहा, तो और प्रयोग अभी किए जाने की ज़रूरत है। जैसे 15 के बाद से, जैसे मैंने बोला 5 से 15 बहुत उभार रहा। जो 1990 में जो हुआ था कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मेरी ये समझ है कि आदिवासी समाज ने 15 के बाद ये बोलना शुरू किया आपस में कि अब इस आंदोलन को छोड़ने का समय है। इससे हमारे
समाज की बेहतरी नहीं होगी। तो 15 एक वाटरशेड है। आप देखेंगे कि 15 के बाद बहुत सारे आदिवासी सरेंडर करना शुरू करते हैं। पहले सिर्फ तेलुगु लोग ही सरेंडर करते थे। माओवादियों ने मुझे बताया था कि उनका एट्रिशन रेट, मतलब हर साल अगर 100 आदिवासी हैं तो 33 छोड़कर चले जाते हैं, पर वो पुलिस के पास नहीं जाते थे, वो समाज में जाके मिल जाते थे। तो आदिवासियों ने सरेंडर करना शुरू किया, मुझे बोलना शुरू किया। जैसे मैं यहाँ पर 2004-05 में एक पत्रकारिता का प्रयोग करने आया था। हमारी समझ ये थी कि मतलब हमने देखना शुरू किया कि हम सिर्फ 5 killed 6 injured ये सब करते रहते हैं ना, जो घटना है उसको रिएक्ट करते हैं, पर क्या क्रिएटिव जर्नलिज्म भी हो सकती है? क्या ये जो 5 killed 7 injured हैं वो ना हो, तो इसको पीस जर्नलिज्म भी कहते हैं। हम लोगों ने इसको डेमोक्रेटिक जर्नलिज्म कहा कि जैसे हर कोई वोटर है, क्या हर कोई रिपोर्टर हो सकता है? क्योंकि हम रिपोर्टर जा नहीं रहे थे गांव में, हम जब जा रहे हैं, जब कोई घटना हो रही है, जब कोई लोग मारे जा रहे हैं, पर वो लोग क्यों मारे जा रहे हैं, क्या उस पर गांव के लोग ही रिपोर्ट कर सकते हैं? क्या जिस तरह से राजनीति लोकतांत्रिक हुई है, क्या जर्नलिज्म लोकतांत्रिक हो सकता है? तो हम लोगों ने एक मोबाइल रेडियो का आविष्कार किया कि लोग मोबाइल से गोंडी में, जो यहाँ की भाषा है, बोलें, और उसको क्या हम एक न्यूज़ बुलेटिन की तरह फिर लोगों के पास भेज सकते हैं। तो 15-16 में लोगों ने बोलना शुरू किया कि ये मोबाइल रेडियो का प्रयोग बहुत उपयोगी है, इसमें हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। ये भी हमको समझ में आया था कि लोग इसलिए जुड़ते हैं माओवादी के साथ क्योंकि उनकी समस्याएं ही नहीं हल हो रही हैं, मतलब छोटी छोटी समस्याएं। बहुत सारे फैक्टर हैं, पर ये भी एक फैक्टर है कि अगर 10 में से 10 समस्याएं हल ना हो और कोई आके आपको बोले कि इस सिस्टम में आपकी कोई समस्या नहीं हल होगी, कोई आपको नहीं सुनेगा, आपको बंदूक ही उठाना पड़ेगा, तो वो भी एक फैक्टर था लोगों के जुड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा, दादा अब हम लोग इस आंदोलन से निकलना चाहते हैं। तो निकलिए ना, ये लोग अच्छे लोग हैं, दादा लोग है ना, पर पुलिस से तो अच्छे लोग हैं, पर इससे हमारे समाज की कोई बेहतरी नहीं होगी, अब ऐसा हम लोग को लगने लगा है। और ऐसा वो मुझे 2-3 साल तक बोलते रहे। मैंने इग्नोर किया कि भाई ये हमारा काम नहीं है, हम पत्रकार हैं, आप लोग कुछ शुरू कीजिए। नहीं दादा, हम बोलेंगे तो हमारा तो गला ही काट देंगे। फिर 18 में जब मैंने देखा कि अब ये बात तो सही कह रहे हैं और इनको मदद की ज़रूरत है, हमको कोई समझ भी नहीं थी कि हमको क्या करना है, तो हम लोगों ने एक छोटा सा समूह बनाया जिसको हम नई शांति प्रक्रिया कहते हैं, और ये चैकले मांदी उसी समूह का एक कार्यक्रम है। जो आदिवासी भाई हैं, जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र में अभी अंदरूनी इलाकों में रहते हैं, अभी उनको विस्थापित किया जा रहा है कि उनको मुखबरी के नाम पे, या उनको पूरा गांव खाली करना पड़ रहा है, आज दाने दाने के मोहताज हैं। तो इसका क्या कारण है? तो ये कारण तो मुझे पता नहीं, पर मुझे लगता है कि माओइस्ट डेस्परेट हो रहे हैं ना। आप जैसे कोयली बेड़ा में कल हमने देखा लगभग 40 परिवार हैं। आप जगह जगह जाइए, नारायणपुर में तो शायद हज़ारों परिवार हैं, बीजापुर में, तो किसी भी शहर में, इस पूरे इलाके में आप देखेंगे कि, और ये सब थोड़े साल पहले ही शुरू हुआ है। हो सकता है कि 15-16 में जब वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बोल रहा है कि अब छोड़ने का समय है, तो माओइस्ट भी एग्रेसिव हुए हैं, ऐसा लगता है मुझे। और बहुत सारे लोग छोड़कर आए हैं और सरकार ने उनकी मदद बहुत नहीं की है। सरकार को और ज़्यादा उनको मदद करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने सरेंडर किया है 15 के बाद, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे लोग विस्थापित हुए हैं। तो चीज़ें यहाँ पर 15 के बाद बदली हैं, और यही हम लोग चैकले मांदी में बातचीत कर रहे हैं। जैसे माओवादी भी एक प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मैंने सलवा जुडुम प्रयोग की बात कही कि 97 में उन्होंने सोचना शुरू किया और 2005 में एक स्पार्क मिला और वो शुरू हुआ। तो माओवादी एक संयुक्त मोर्चा का प्रयोग यहाँ पर पिछले 2 साल से कर रहे हैं। कब से वो सोच रहे हैं पता नहीं है। तो हर पार्टी में गरम दल होते हैं, नरम दल होते हैं, विभिन्न स्ट्रैटेजीज़ ट्राई करते हैं। तो माओवाद का मुख्य सिद्धांत है लंबा जनयुद्ध ना, जो माओ ने कहा है कि लड़ाई लड़नी है और गांव से उठ के शहर को घेरना है। पर माओ का ही एक दूसरा सिद्धांत है संयुक्त मोर्चा, जिसमें वो जो लीगल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ में मोर्चा बनाते हैं और लीगल डिमांड्स करते हैं। जैसे नेपाल में
हमने इसको बहुत करीब से देखा। जब मैं बीबीसी में काम करता था तो धीरे धीरे मैंने देखा कि युद्ध से वो संयुक्त मोर्चा की तरह शिफ्ट हुए। लोग माओवादी भेजते थे और पूरा काठमांडू भर देते थे। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, एक राजतंत्र था। उन्होंने मांग की कि वो एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बने। 2-3 साल ये आंदोलन चले। सरकार ने, जो भी सरकार वहाँ पर थी, उन्होंने उसको दोनों को मान लिया और माओवादियों ने अस्त्र छोड़ा। तो यहाँ पर तो माओवादी जो आंदोलन है वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी आंदोलन है ना। जंगल के लोगों का ये आंदोलन है, वही मर रहे हैं, वही लड़ रहे हैं। लीडरशिप बाहरी है ना, उनकी लीडरशिप में एक भी आदिवासी नहीं है आज, एक भी महिला नहीं है, जबकि लड़ने वाले 50% लड़कियां हैं, एक भी छत्तीसगढ़ से नहीं है। तो उन्होंने जल जंगल ज़मीन की मांग यहाँ पर करना शुरू किया है। जगह जगह ये फ्रंट बना रहे हैं। 2 काम ये करते हैं, खुद का फ्रंट बनाते हैं और दूसरा बने बनाए फ्रंट में घुसते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें अपने लोग घुसाए हैं और ये जल जंगल ज़मीन के मुद्दे उठा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है जिसका यहाँ उपयोग होना चाहिए। उसी की अगली कड़ी होती है जब फॉर्मल बातचीत शुरू हो। तो आइडियल सिचुएशन तो यही लगता है कि सरकार और माओवादी के बीच में जल जंगल ज़मीन या जो ट्राइबल राइट्स हैं उसके बारे में बातचीत शुरू हो और सरकार वो ट्राइबल राइट्स दे और माओवादी उसको एक अचीवमेंट की तरह लेते हुए एक ऑनरेबल एग्ज़िट यहाँ पर करें। तो चैकलेमांदी में यही सब चर्चा हम लोग करने की और कोशिश कर रहे हैं। अभी सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पर पुलिस और जो नक्सली हैं उनके बीच में ये जो आदिवासी भाई हैं वो पीस रहे हैं और मतलब उनका सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं कई जगह मैं खुद भी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पुलिस वाले भी उसको प्रताड़ित करते हैं, नक्सली वाले भी प्रताड़ित करते हैं और वो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं और वो अपना घर छोड़ के बाहर आ रहे हैं। तो इसको किस तरह से जो गवर्नमेंट है उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अब मरने वाला भी आदिवासी है और मारने वाला भी आदिवासी है। जैसे आप पीस रहे हैं जी। आपने देखा कि DRG अभी CRPF वगैरह जो हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हमले नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहे हैं। हिंसा कम हुई है, इसके पीछे ये भी एक कारण है। तो पुलिस की तरफ से भी आदिवासी हैं और माओवादी भी। तो हम लोग कहते हैं कि न राव साहब मर रहे, न रेड्डी साहब मर रहे, न चौधरी जी मर रहे, न मिश्रा जी मर रहे। तो रायपुर में बहुत तकलीफ़ नहीं है, दिल्ली तो बहुत दूर है। तो हम चैकलेमांदी में यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जिसको दर्द है वही तो बोलेगा। जैसे हम बहनों को बोल रहे हैं कि वही तो पीड़ित हैं, पुरुष तो मर गए। अब तो आदिवासी समाज को उठकर ये बोलना चाहिए। अब देखिए, आपने कहा क्या करना चाहिए। यहाँ कांग्रेस की सरकार है। जब 2018 में चुनाव हुए तो कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया उसमें एक मुद्दा था कि अगर हम जीतेंगे तो इस समस्या के समाधान के लिए बातचीत के गंभीर प्रयास किए जाएंगे। आप देख रहे हैं कि माओवादी का एक धड़ा संयुक्त मोर्चा का प्रयोग कर रहा है। तो सरकार को भी 2 कदम आगे आकर बातचीत कैसे शुरू हो उसका प्रयास करना चाहिए। और चैकलेमांदी इसी तरह का एक प्रयास है कि लोग अब उठकर बोलना शुरू करें। जैसे हम किसी से भी पूछते हैं तो 100% लोग यही बोलते हैं कि शांति होनी चाहिए। तो भाई शांति कैसे होगी, है ना? आप लोग कुछ कीजिए, क्या करें? तो वही आइए बैठिए, चर्चा करते हैं ना। तो यहाँ पर अब चर्चाओं का दौर शुरू होना चाहिए और दोनों तरफ दबाव बनाने की ज़रूरत है कि अब इसके समापन का समय है। देखिए, ये बहुत अच्छा समय है 2-3 कारणों से। पहला एक प्रयोग हुआ था 2004 में शांति वार्ता का। 2004 वो समय है जब PWG, MCC ये सब मिलके CPI माओइस्ट बन रहे हैं। तो उस समय किसी से बात करना, जब वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन रहे हैं, वो एक स्ट्रैटेजिक कारण से वो आए थे और वो फेल हुआ। पर आज CPI माओइस्ट बहुत सारे कारणों से बैकफुट में है। दूसरा, आप 40 सालों में यहाँ पर एक भी आदिवासी लीडर नहीं बना पाए, सेकेंड रंग लीडरशिप नहीं बना पाए। 80-90 में जो आए थे उनकी उम्र 60-70 है। तो आप थोड़े दिन में चले जाएंगे, उसके बाद आप क्या छोड़ के जा रहे हैं? वहाँ पैसा बहुत है ना, जंगल है, बंदूक बहुत है, लोग भी हैं। लगभग 5 लाख लोग अभी भी उनके डायरेक्ट कंट्रोल में हैं।
तो पर बुद्धि नहीं है, आप लीडरशिप नहीं बना पाए हैं, है ना। उन्होंने कोशिश की है पर वो कहते हैं कि ये सरल लोग हैं, राजनीति करने के लिए जलेबी का दिमाग चाहिए, वो नहीं है जो सही है। तो फिर आप चले जाएंगे तो यहाँ तो एक गैंग वॉर शुरू होगा। तो ये भी समझने की ज़रूरत है और जनता इससे बाहर निकलना चाहती है ना। तो 2-3 बड़े कारण हैं कि ये एक बहुत उपयुक्त समय है और माओवादी प्रयोग कर ही रहे हैं कि हमको गंभीरता से और सभी पक्षों को, ये कांग्रेस, बीजेपी, सर्व आदिवासी समाज, जितने भी कॉरपोरेट्स, सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए। 2-3 साल का हमारे पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है इस समस्या को समाधान करने का। सीजी नेट है, उसमें कई सारे लोग जो है अपनी समस्या बताते हैं, उसका समाधान किस तरह से करते हैं? क्योंकि अभी आप गांव-गांव जाकर आप बताते हैं कि आप हमसे वो बात रख सकते हैं, तो उनकी बात को आप गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाते हैं? तो सीजी नेट यही शांति पत्रकारिता या डेमोक्रेटिक मीडिया का प्रयोग है कि अगर पत्रकार नहीं जा रहे हैं, देखिए हमारा जो मीडिया है वो राजतंत्रिक है, राजा की जगह मालिक है, मंत्री की जगह हम पत्रकार हैं और नीचे व्यूअर, रीडर, पढ़ने वाले, सुनने वाले, वो एक प्रक्रिया है, वो एक तरीका है। पर क्या एक दूसरी प्रक्रिया भी हो सकती है जहाँ हर कोई अपनी कहानी बोले और बीच में जैसे इलेक्शन कमीशन होता है, कुछ लोग हों जो कि लोग क्या बोल रहे हैं वो एक मीटर हो वहाँ पे, वो बताए कि 39% लोग ये बोल रहे हैं, 20% ये बोल रहे हैं, 10% ये बोल रहे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा लोग बोल रहे हैं वो मेन न्यूज़ हो। तो इस तरह का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं और उसको फिर हम जो अधिकारी हैं उनके पास लेकर जाते हैं। तो 10 में से लगभग 3 समस्याएं हल हो जाती हैं। तो हमारी समझ ये थी कि 10 में से 10 किसी भी समाज का कोई भी समस्या अगर हल नहीं होगी तो वो बंदूक उठाएंगे न। हताश लोग ही हत्याएं करते हैं, अपनी हत्या करते हैं, औरों की हत्या करते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत समस्याएं हैं पर हम बंदूक नहीं उठा रहे हैं। तो यहाँ पर जो माओवाद है इसको हम लोग ट्रांसलेट इस तरह से करते हैं कि होपलेसनेस का मिसयूज़ कर रहे हैं। और होपलेसनेस जो है वो कोई आपको सुनता ही नहीं है, आपकी कोई भी समस्या हल नहीं होती, छोटी छोटी समस्याएं। उसके लिए क्या हम एक डेमोक्रेटिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो वही प्रयोग सीजी नेट है जिसमें हम लोगों को, कि आपको हिंदी नहीं आती कोई बात नहीं है ना, आप पढ़े लिखे नहीं है कोई बात नहीं है, अपना फ़ोन उठाइए, अभी जगह जगह फ़ोन है, तो फ़ोन उठाइए और अपनी बात बोलिए, है ना। अभी तो लोग वीडियो भी भेज सकते हैं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोगों के पास में स्मार्टफोन भी है और लोग वीडियो भी भेज सकते हैं। तो इस प्रयोग को और करने की ज़रूरत है जिससे भी यहाँ शांति लाने में मदद मिलेगी। और यही प्रयोग हम लोग करना चाहते हैं कि लोगों की समस्याएं उठकर आएँ। अब हम शहर में रहते हैं, हमें तो पता नहीं कि गांव की क्या समस्या है, भारत तो गांव में रहता है, तो कैसे शहर वालों को पता होगा कि क्या समस्या है। अगर 39% लोगों की जो समस्या है वो न्यूज़ ही नहीं बनती है तो वो हल भी नहीं होगी, और हल नहीं होगी तो उसका दुरुपयोग कोई करेगा। तो ये माओवाद की जड़ हम लोग समझते हैं और उसको दूर करने के लिए सीजी नेट एक प्रयोग है। जी जी। चकले मांदी में सरकार इस अभियान में जुड़ रहे हैं कि नहीं, और किस तरह का प्रतिक्रिया है जो ग्रामीण है उनकी तरफ से? तो ग्रामीणों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। जहाँ भी हम जा रहे हैं ऑफ कोर्स लोग डरते हैं ना, तो लोग जुड़ रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को हमने नहीं जोड़ा है इसमें अभी, क्योंकि सरकार तो एक पार्टी है, माओवादी एक पार्टी है, सरकार एक पार्टी है। ये जो चर्चा है ये आम लोगों के बीच में है, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों जुड़ें, माओवादी भी जुड़ें और सरकार भी जुड़ें, और आखिरी बातचीत तो सरकार और माओवादी के बीच में होगी। पर अभी हमारा मुख्य फोकस है कि लोग, वो चाहे पीड़ित लोग हों, सामान्य लोग हों, वो बातचीत करें, जुड़ें और अपने संगठन बनाएं और दोनों पक्षों पर दबाव डालें कि वो बातचीत शुरू करें और इस समस्या के समाधान की ओर प्रयास करना शुरू करें। आप ये चाह रहे हैं कि दोनों जो ये वॉर है, ये गवर्नमेंट का और ये माओवादी का, वो ख़त्म हो और शांति हो। जी, सुख शांति के लिए बैठक है, तो यहाँ पर शांति के बाद ही सुख आ सकता है ना। जैसे हम लोग अभी गोंडी भाषा पर कुछ काम कर रहे हैं, सरकार उसके लिए मदद कर रही है कि, पर हम साथ में ये भी कहते हैं
कि अब गोंडी नहीं बचेगा तो फिर गोंडी बचा के क्या होगा। हाँ। तो गोंडी भाषा इस प्रयोग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि अच्छा। अब आपको बात करना है, जैसे आप अंदर जाएंगे तो ज़्यादातर माओइस्ट स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं और उनको बहुतों को सिर्फ गोंडी आती है, तो संवाद करना है तो गोंडी में ही करना होगा। उनको हिंदी बहुतों को नहीं आती है। तो जैसे यहाँ अगर ये हम पेंट करें पिक्चर की, सरकार तो आपके लिए कुछ भी नहीं करेगी, सरकार बहुत गलत कर रही है, पर सरकार कुछ अच्छा भी कर रही है। वो खबर उन तक कैसे जाएगी जब आप गोंडी में यूट्यूब चलाएंगे, चैनल बनाएंगे, तो गोंडी का मानकीकरण अभी तक नहीं हुआ है। गोंडी अलग अलग जगहों में अलग अलग है। अब अन्याय तो हुआ है, बहुत सारा अन्याय हुआ है। बंगालियों को बंगाल दिया, गुजरातियों को गुजरात दिया, गोंड लोगों को गोंडवाना नहीं दिया। तो कोई ये सरकार नहीं है जो गोंडी का मानकीकरण करेगी। तो अभी एक प्रयास शुरू हुआ है कि एक मानक गोंडी बने, मानक गोंडी शब्दकोश बने, तो गोंडी में पढ़ाई शुरू हो, गोंडी में जर्नलिज्म हो, गोंडी में एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, गोंडी में लॉ का काम हो, गोंडी इंटरनेट पर आए। तो फिर जब बातचीत शुरू होगी तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, कहते हैं ना। इस समस्या का समाधान भी हो सकता है। अभी आप लोगों का गोंडी शब्द संग्रह यात्रा भी चल रहा है, तो ये यात्रा के बारे में भी बताइए सर। तो हम लोग गोंडी का पाया कि लगभग 6 विभिन्न तरह की गोंडियाँ हैं और भी। तो उसके शब्द संग्रह हम कर रहे हैं कि वाटर है तो कोई इसको पानी बोलता है, कोई इसको जल बोलता है, कोई इसको नीर बोलता है, कोई इसको आप बोलता है, पर स्टैंडर्ड वर्ड पानी है। तो उसी तरह से गोंडी के अलग अलग जगह में जो अलग अलग शब्द हैं, तो हम लोग एक थेसॉरस पहले बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऐप हम लोगों ने बनाए हैं और उसमें लोग वो शब्द बता रहे हैं और हम उनको एंट्री कर रहे हैं। और उसके बाद अंत में वही लोग उसको वोट करेंगे कि कौन सा मानक शब्द होगा। तो अब जैसे आप गोंडी में ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो कौन सी गोंडी में, जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार गोंडी की 2 किताबें छापती है, नॉर्थ बस्तर के लिए अलग, साउथ बस्तर के लिए अलग ना। कहते हैं ना कि 4 कोस में पानी बदले 8 कोस में बानी। तो हर भाषा थोड़े थोड़े दूर में बदल जाती है। तो गोंडी का मानकीकरण होगा तभी उसमें पढ़ाई हो सकेगी, जर्नलिज्म हो सकेगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गोंडी के शब्द इकट्ठा हों और एक मानक शब्दकोश बने। तो छत्तीसगढ़ सरकार उसमें हम लोग को मदद कर रही है। जी जी। एक अंतिम सवाल सर, जो अभी कल का जो कुछ दिन पहले घटना हुआ है दंतेवाड़ा में, उसमें 11 लोग शहीद हुए हैं, 10 जवान और एक ड्राइवर, उसके बारे में तो बहुत ही दुखद है। पर यही तो चल रहा है यहाँ पर। इसको पिंग पोंग गेम हम कहते हैं कि इन्होंने 11 मारा, अब पुलिस बहुत सारे लोग को मारेगी, है ना। और हम जर्नलिस्ट भी वही कर रहे हैं। 5 killed, 7 injured, 7 killed, 5 injured। नो, सरकार ने 10 को मारा, पुलिस ने माओवादी ने 15 को मारा। तो ये रुकना चाहिए और इस रुकने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। जो माओवादी के साथ जुड़े हुए हैं वो भी, जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं वो भी, जो सामान्य लोग हैं और ख़ास तौर पर जो पीड़ित लोग हैं ना, तो उन सबको इकट्ठा होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। ये समय है, ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। लोगों को यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बस्तर आज इस स्थिति में है कि अगर हम 2-3 साल समझ बनाकर ठीक से काम करें तो ये नेपाल जैसा हल हो सकता है। और अगर हम कुछ ना करें तो ये अफ़गानिस्तान जैसा एक गैंग वॉर, एक वॉरलॉर्डिज़म पर भी बदल सकता है। क्योंकि पुलिस के लोग यही कह रहे हैं कि अब 2 साल हमें दीजिए, ये लोग आपस में ही लड़ेंगे, 5 गुट बन जाएंगे, हम एक को पैसा देंगे दूसरे को मारने के लिए, दूसरे को पैसा देंगे तीसरे को मारने के लिए। तब आप बातचीत भी नहीं कर सकते। आप एक गुट से बातचीत करेंगे, दूसरा नहीं मानेगा। अभी भी एक सेंट्रल लीडरशिप बाहरी हो जो भी हो है ना, वो एक प्रयोग कर रहे हैं संयुक्त मोर्चा का। हम सबको समझ बनाकर, और ये एक राष्ट्रीय समस्या है, ये किसी राजनीतिक पार्टी की समस्या बनाई हुई या एक राजनीतिक पार्टी इसको हल कर देगी, ऐसा नहीं है। सबको जुड़कर इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग करना चाहिए कि ये जो हिंसा, अहेतुक हिंसा, बेकार की हिंसा जो दोनों तरफ से चल रही है, ये बंद हो और बस्तर में और पूरे दंडकारण्य में सुख शांति आए। हम भी यही शुभकामना देते हैं सर आपको। चेकले मांदी जो है ये सफल हो और सब
सुख शांति से रहें। चकलेमांदी आप सभी का, हम सभी का कार्यक्रम है, तो हम सभी और जुड़े और भी चीज़ें करें जिससे जल्दी यहाँ पर सुख शांति आए। क्या हम भी इस अभियान से जुड़ सकते हैं? आप और तो कैसे जुड़े जुड़ हुए सकते हैं, कैसे तो जुड़ सकते हैं? और सभी को जुड़ने की ज़रूरत है। हम जगह जगह चकलेमांदी करें, शहर में करें। अभी हम लोग सिर्फ गांव में कर रहे हैं। हम लोग 2 महीने की यात्रा पर निकले हैं, तो मानपुर से अभी कांकेर पहुँचे। अब धीरे धीरे बस्तर के सभी जिलों में जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि हम मलकानगिरी जो उड़ीसा में है और गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र में है वहाँ भी जाएं, तो शहर में भी चकलेमांदी हों, तो सब कोई जुड़े, बातचीत करें और इस समस्या का समाधान न सिर्फ ढूंढें, उसको रियलिटी बनाएं। जी जी, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दीपक जी, थैंक यू सर।